मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन पे, और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नोएडा महानगर के संयोजक चौधरी प्रेम सिंह भाटी जी। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ अभी किसान बिलों के बारे में जो आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को होल्ड पे रख दिया है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, जबकि किसान यहाँ पे ठंड में, बरसात में 1.5 महीने के लगभग यहाँ पे जो खुली छत के नीचे लेटे हुआ था, और इस खुली छत में जो बर्फ़ और ठंड पड़ी है उसमें लगभग 70 किसान दम तोड़ चुका है। और देश के राजा का कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि मेरी जनता त्राहिमाम ना होकर रोडों पे ना मरे। उसको कोई दुख होता है तो उसको सुन ले में, लेकिन हुआ क्या है, मैं तो यही कहूँगा कि मेरे प्रधानमंत्री जी, मेरे कृषि मंत्री जी, मेरे देश के नेता जो है पूंजीपतियों की गोद में जा बैठे हैं, और उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ये बिल जो है सरकार के आगे पेश कर दिया है, और सरकार बेबस हो गई है। ये जो कारोबारी है इससे सरकार बेबस हो गई है, इनसे वादा कर लिया है, ये सरकार को पीछे हटने नहीं दे रहे। सरकार चाह भी रही है, ये जो बिल हैं हमने बना दिए हैं, गलत मान लिया सरकार ने कि गलत बिल बन गया है, गलती हमसे हो गई है, और गलती सुधारने के लिए किसान ने कहा तो गलती होगी तो गलती सुधार लीजिए। लेकिन अब सुधारे के वादा तो उनसे हो गया, बिल तो उन्होंने बनाया था, सरकार ने बिल नहीं बनाया, उद्योगपतियों ने, अडानी, अंबानी और जैसे बिल्डर, जैसे पहले हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई थी, ऐसे ही बिल पास हुए थे, ऐसे ही गोदाम हुए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आज की मोदी सरकार कल की ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से काम कर रही है? नहीं, कोई भी सरकार अगर व्यापारी की गोद में बैठ के काम करेगी और व्यापारियों की सुनेगी और जनता की नहीं सुनेगी, परेशानी नहीं सुनेगी, दुख, अरे किसान, मैं कहता हूँ मोदी साहब से, ये जितना किसान बैठा है मैं उनके पैर पकड़ लूँगा, हाथ जोड़ लूँगा, मना लूँगा, लेकिन ये मंत्री और प्रधानमंत्री जी जाए के जो आय दुगनी की बात करते हैं, किसान का फ़ायदा बताते हैं, एक बार मैदान में जाए, कृषि करें और खेतों में जाकर 6 महीने फसल करके ये दिखा दें कि आय दुगनी कर दी है, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बच्चे पल जाएंगे। अरे तुम्हारे ये बताए किसान के साथ खर्चे कितने, इनके तो कोई खर्चा है नहीं, आधे बिगड़ शादी के डोल रहे हैं। और हमारे यहाँ बुआ का भात, बहन की शादी, बेटे की पढ़ाई, बेटा शिक्षा देनी है, कोई बीमार हो रहा चिकित्सा देनी है, तो हमारे पास तो इतने बड़े झंझट हैं कि घर जाने से तो बढ़िया हम यहाँ मर जाएं और मरने के बाद उस झंझट से छुटकारा मिल जाए हमें। आपने एक बात उठाई, इसमें किसानों के साथ साथ युवाओं का भी मुद्दा आपने उठाया कि जिस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ रही है और आज जिस तरीके से देश में हाल है, तो आप क्या कहेंगे किसान के साथ साथ जो युवा है उसको भी इस आंदोलन में साथ देना चाहिए? एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में आए थे इतना बड़ा झूठ बोला था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे, और 2 करोड़ युवा देने के चक्कर में 15-16 करोड़ 100 करोड़ युवाओं का रोजगार छीन लिया। रेलवे को इन्होंने जो प्राइवेट कर दिया, एयरपोर्ट को ये प्राइवेट करने जा रहे हैं, हॉस्पिटलों को ये प्राइवेट करने जा रहे हैं, तो इससे क्या रोजगार बढ़ेंगे? अगर रोजगार बढ़ाना है तो दिल्ली में जीडीए है, जीडीए में जो सन 85 में लोग लगे थे, मिस्टॉल पे लगे थे, आज मिस्टॉल पे उसका वैन खोल दीजिए, रोजगार बढ़ जाएगा। हॉर्टिकल्चर है नोएडा में, इस हॉर्टिकल्चर को इसका वैन खोल दीजिए, ये बिजली वालों को जो उस पर लीजिए। मुझे लगता है कि आप जो है काफ़ी बातें डीप में बता रहे हैं, तो मैं 2-4 बातें आपसे सरकार का भी पक्ष रखता हूं, क्योंकि पत्रकार का काम है दोनों तरफ की बातें रखना। सरकार ये कहती है कि प्राइवेटाइज़ करने से जो क्वालिटी है और अच्छी हो जाएगी सर्विसेज की, गवर्नमेंट सेक्टर से अच्छा काम करती है प्राइवेट सेक्टर, सरकार का ये कहना है। अपनी क्वालिटी सुधार लें, अपनी क्वालिटी सुधार लें। 10 मीटिंग हो गई हैं, और 10 मीटिंग में किसान को अपने यहाँ चाय पिलाने के लिए बुलाया, बैठाया, अपनी तरफ से एक बात नहीं रही, किसान से कहवाते जा रहे, तुम बताइए तुम्हारी क्या मांग है, तुम बताइए। अरे पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है किसान की मांग क्या है, किसान चाह क्या रहा है। फिर पूछ रहे हैं किसान से वार्ता, अगली मीटिंग, क्या वो जानते नहीं है किस लिए किसान आए, किस लिए मीटिंग बुलाई है? तो आप फैसला तैयार रखना चाहिए, और जो जिन बिंदुओं पर किसान बात कर रहे हैं वो बिंदुओं पर जवाब देना चाहिए। क्यों करते हैं मीटिंग? किसान एक सरकार आप चला रहे हो, कानून मंत्री आप हो, और इस देश में गद्दी पे आप बैठे हुए हो, तो फैसला किसान से क्यों करवा रहे? आप करिए फैसला। एमएसपी को लेके भी काफ़ी सारी बात हुई है, एमएसपी पे क्या पक्ष आप लोगों का? सरकार ये कह रही है कि एमएसपी पे कोई अलग से कानून नहीं बनाया जा सकता। ये कानून नहीं बनाया जा, ये सब जो है ना जुमले छोड़ते हैं।
जब एमएसपी देश पे लागू थी, एमएसपी पे 2-3 शर्तें थी शुरुआत में, सरकार ने क्यों नहीं मान ली थी? वही मामला कट जाता है। 70 लोग तो नहीं मरते यहाँ पे, ये इतनी बड़ी मांग तो नहीं उठती यहाँ पे। एमएसपी की बात करते हैं, जब देश में 1800-1900 रुपये का बाजरे का, मक्का का रेट हुआ तो 900 में, 700 में, 800 में क्यों बिक गई? धान का रेट 1800 खुला तो 1300 में क्यों बिक गया? अब एक बात बताइए, एमएसपी का ये जिक्र करते हैं, एमएसपी जिन लोगों का आड़तियों ने रेट से कम कीमत पर माल खरीदा, उनको क्या सजा दे दी? उन पे क्या जुर्माना लगा दिया? जब कानून इस देश के लिए ये है कि एमएसपी हमारी लागू है, तो एमएसपी को थैले में घेर दिया और किसान ने जो मंदे में बेच दिया, धान मंदे में बेच दिया। अब से 10 साल पहले जो धान की कीमत थी 5500, 4500 और 3600 न्यूनतम थी। उस टाइम डीजल का रेट क्या था? 39 रुपये। मजदूर की क्या तनख्वाह थी? 200-250 रुपये। तो उस टाइम किसान खुश था या आज खुश है 1300 में बेच के? मोदी जी यही तो कह रहे हैं कि अब तक जो शासन प्रशासन ने, अभी जो भाजपा का स्टैंड है पूरी तरीके से ये है कि अभी तक किसान खुश नहीं था, हमारे बिल से आपकी किस्मत बदल जाएगी। नहीं, किस्मत मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है ये, किस्मत बदल जाए, लेकिन एक बार कृषि करके दिखा दीजिए। सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, ओला में, सूखा में, बाढ़ में, एक बार पता है किसान कहाँ सोता है रात को? महल में नहीं सोता है, ऊपर पेड़ों पे चढ़ के रात को बिताता है। ओले भी पड़ते हैं, बरसात भी पड़ती है, कीड़े सरप गुहेरा बिच्छू भी खाते हैं किसान को। भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप लोग आंदोलन नहीं कर रहे हो। मैं बताता हूँ भाजपा वाले क्या कह रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं आप लोग आंदोलन नहीं कर रहे हो, बल्कि यहाँ पे जो है आप बेसिकली, जैसे कि कंगना ने का नाम तो सुना होगा, वो तो बहुत कुछ कह रही है आपके आंदोलन के बारे में कि आप लोग जो है ऐसे ही यहाँ पे बीजेपी को परेशान करने के लिए, मोदी जी को परेशान करने के लिए यहाँ पे बैठो। आप लोग क्यों बैठो? क्या बीजेपी को परेशान करने के लिए बैठो? नहीं, बीजेपी ने हमको किसान ही मानने से मना कर दिया था, आतंकवादी बताना शुरू कर दिया था, टुकड़े गैंग बताना शुरू कर दिया था, माओवादी बताना शुरू कर दिया था, खालिस्तानी। इनको ये पूछिए कि अगर ये किसान नहीं है तो तुम्हारे पास भी मंत्री है, कांग्रेस के पास भी मंत्री है, सपा के भी पास मंत्री है, मायावती के पास भी मंत्री है। उन मंत्री को 1.5 महीने वो लुटा के दिखा दें, हम उनको किसान मान ले। ये किसान तो ऐसा है, इसको आप 10,000 रुपये दोगे तो फेंक देगा, कहेगा मैं रोटी खाऊंगा तो अपना कमा के खाऊंगा। ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो सरकार के विरोध में आता है उसकी विरोध को दबाने के लिए उसे कुछ भी बता दो? ऐसा हो रहा है क्या भाजपा में? कांग्रेस को 2011 में उखाड़ के फेंका था, कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, आगरे से चले थे और दिल्ली में प्रदर्शन किया था। कांग्रेस क्या हमारी सगी हुई? किसान के लिए जो भी आया है सबने दमनकारी नीति किसान पे दिखाई है। और अब हम समझ गए सरकार को। सरकार सोच रही है अगर किसान आज़ाद हो गया तो ये सरकारें किस पे राज करेंगी? तो गुलाम बना के रखना चाहते हैं, गरीब बना के रखना चाह रहे। अगर ये संभल गए, ये पैसे वाले हो गए, इनके बच्चे पढ़ लिख गए, तो फिर तुम्हें खेती करनी पड़ेगी, इनका बच्चे प्रधानमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे, IAS बनेंगे, वकील बनेंगे। एक बात और आपसे पूछता हूँ, मीडिया का एक सेक्शन है जो को गोदी मीडिया भी कहते हैं, तो गोदी मीडिया वाले तो दिन रात आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके बारे में आपको क्या लगता है? वो लोग क्यों ऐसा करते हैं? नहीं, गोदी मीडिया हम नहीं पहचान रहे, हम तो ये पहचान रहे हैं, क्या पता वो अपना ये कैमरा लेकर किसी अपने अधिकारी को यहाँ भेज देता हो, लिए उसे मीडिया को बदनाम कर देता हो। मीडिया ने हमारे देश की लड़ाई को बहुत मजबूत किया है, किसानों को भी मजबूत किया। आप समझ रहे हो, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो घर के बाद में जाते हैं, मीडिया पहले जाती है। कोई स्कूल में बच्चे का नाम काट देता है तो मीडिया पहले जाती है, और घर वाले और सरकार की आँख नहीं खुलती है। तो मीडिया को दोष लगाना भी मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। अच्छा ये बताइए, आंदोलन क्या ये, एक बात और कही जा रही है कि जो आंदोलन है ये पंजाब का आंदोलन है, क्या ये सच है? नहीं, अगर मैं आपको पंजाबी लगता हूँ, ये बाबा पंजाबी लगते हों, ये चिल्ले बॉर्डर पे बैठे हुए पंजाबी लगते हो, तो उनकी बात सत्य है। और अगर आपको ये पंजाबी, मतलब कहने का मतलब ये है कि पंजाब में जिस मजबूती से है बाकी राज्यों में उतनी मजबूत नहीं है। अब एक बात बताइए, झूठ बोलने में का पैसा लगता है? वो 100 झूठ रोज बोले जाए, वो क्या है, कौवे को हंस बनाए जावे और हंस को बना दे शेर, तो वो तो उनकी अपनी मौखिक बात है। हम तो ये कहते हैं कि हमारा सर्वे कर लें, देख ले ये किसान हैं, पंजाबी हैं। और पंजाबी किसान नहीं होते क्या? बिल्कुल बिल्कुल, पंजाबी भी किसान होते हैं, मतलब ये है कि सारे देश का किसान है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, 26 तारीख को अब क्या आप लोग की स्ट्रेटजी, क्या आप लोग दिल्ली आ रहे हैं? ये सामने बाजा क्या खुशी के लिए? अरे 26 तारीख को तो मेरा रंग दे बसंती चोला, ये गाने ट्रैक्टरों पे बैठ के होंगे। ये देश है हमारा,
इस देश को क्रांतिकारियों ने, हमारे भाइयों ने आज़ादी जो है अपने खून से सींच के दी थी। तो जब खून से सींच के दी थी तो ये सरकारी नौकर इस बार झंडा नहीं फहराएंगे। भगत सिंह को क्या जरूरत थी झंडा फहराने की? सुभाष चंद्र को क्या जरूरत थी झंडा फहराने की? वो नौकरी नहीं कर रहे थे, वो इस देश के क्रांतिकारी थे। जब पहले क्रांतिकारी झंडा फहरा सकते हैं आंदोलन करके, तो ये भी क्रांतिकारी है। इस बार झंडा क्रांतिकारी के हाथ से फैलेगा। आप लोगों को, जैसे कि मैं देखता हूँ कि अगर आपको मान लीजिए सरकार ने रोका दिल्ली में घुसने से, हालांकि आप बॉर्डर पर ही हो, तो आप लोग कैसे अंदर जाओगे? क्या स्ट्रेटेजी होगी? तो पूरा देश देखेगा कि तानाशाही, ये तो पहले भी रोका था। ये किसान जो है यहाँ पे अपनी मर्जी से थोड़ी बैठे हैं। ये तो पूरे देश का हक बनता है कि जंतर मंतर पर जाए, अपना प्रदर्शन करे, अपनी बात रखे, सरकार के कान खोले। लेकिन सरकार ने ये एक इतिहास बदल दिया। और इतिहास क्या बदल दिया कि जंतर मंतर स्वतंत्र को जो है गुलाम बना दिया। उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ा। जब उसके किसान को, ये धरती का पुत्र कौन होता है? धरती माता का ये जयकारा लगाते हैं, धरती माता का पुत्र होता है किसान। हम धरती माता के पुत्र हैं। सुबह जब उठते हैं तो 3 बार धरती माता को ऐसे चुचकारते हैं, उसकी जय बोलते हैं। तो जब उसको इन्होंने जो यहाँ रोक दिया, तो इन्होंने काम क्या किया है कि इन्होंने इस बार जंतर मंतर पर जाने से बता दिया कि हमारे देश में प्रजातंत्र नहीं है, राजतंत्र है। ये राजतंत्र की धमकी दे रहे हैं। क्या करेंगे हम दिल्ली में जाके? कोई भलाई तो करेंगे, अपने शहीदों को नमन करेंगे, अपनी आज़ादी की खुशी मनाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी को आप लोग इतने टाइम से ठंड बैठे हो, शाम हो रही है, ठंड बढ़ने वाली है, अब प्रधानमंत्री या उनके मंत्री आप लोगों से मिलने क्यों नहीं आते हैं यहाँ प्रोटेस्ट साइड? एक बात बताइए, ये बहुत शर्म की बात है। और हमारे लिए शर्म की बात नहीं है, सरकार के लिए शर्म की बात है। अगर सरकार अपने दफ्तरों से, अपनी कोठियों से, अपने निवास से निकाल के किसान के बीच में आ जाते, तो इतना बड़ा दिल है किसान का कि उनको जो ना माफ़ कर देते ये। और सरकार को चाहिए कि आपने अन्नदाता को की पीठ पे लाठी मारी है। अन्नदाता के अंदर जाके पूछूं, अभी कोई इनमें से मंत्री मर जाए, कोई यहाँ पे केंद्रीय मंत्री मर जाए, तो पूरे हफ्ता भर का शोक पहले हो जाएगा, राष्ट्रीय शोक। और यहाँ पे 70 किसान मर गए। पूरी दुनिया देख रही है कि मेरे देश के सांसदों ने, मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने उनके लिए 2 मिनट का मौन नहीं रखा। तो इसका मतलब तो हमारे साथ दोयम दर्जे का सलूक किया जा रहा है। मतलब जो किसान इस देश का अन्नदाता था, वो दोयम दर्जे का शहरी बन गया है? नहीं, शहरी नहीं बन गया, दोयम दर्जे का मजदूर बन गया। उसको चाहते हैं अगर ये मजदूर बन के रहेगा तो तुम आगे सत्ता चला लोगे, सरकार चलाओगे। अगर ये मजदूर ये छोड़ के थोड़ा सा भी उभर गया तो ये दौड़ने लगेगा। किसानों ने कई जगह पे जियो का भी बाइकआउट किया है, सिंबॉलिक था करके, जो अंबानी के साथ सरकार का जो मित्रता है उसको एक्सपोज किया जाए। तो ये क्या जियो का बाइकआउट करना ठीक है? ये बाइकआउट इसलिए किया है कि अडानी अंबानी ने 500 एकड़ में बड़े बड़े गोदाम बना लिए हैं, जो पूरे देश का भंडारण, पूरे अनाज खरीद के और अपने गोदामों में भर लेंगे। हमसे 20 रुपये सरसों लेकर 200 बेचेंगे, 30 रुपये लेकर मसूर, 300 रुपये लीटर तेल बेचेंगे। तो जो ये भंडारण करके पूरे देश को तबाह कर देंगे। आपके पास कौन सा सिम है? नहीं, मैं कोई सिम नहीं, मेरे वोडा का सिम है, वो भी मैं वैसा रखता हूँ। मेरा सादा फोन। जियो का सिम नहीं है? नहीं, जियो का सिम नहीं रखती, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। अब ये जियो का सिम रखूँ, खेत में जाकर ट्रैक्टर चलाऊँ, पानी लगाऊँ और खेती करूँ। अब मैं खेती से, जब खेती का जूता सर पे बाजा, मक्का बिक गई 900 रुपये में, इन्होंने 1800 रुपये, जब तो उसे देखूँगा कि भाई ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे 5 बीघे खेत जो लागत लगाई है। अब साइकिल बनाता है कोई, मोटरसाइकिल बनाता है कोई, कार बनाता है कोई, बस बनाता है। अपने मजदूर की भी लागत लगाता है, अपने मेंटेनेंस की भी लागत लगाता है, पहिए की भी लागत लगाता है। और हम किसान हैं, हम अपने पानी की भी लागत लगाएंगे, खाद की भी लागत लगाएंगे, जो मजदूरी हमारी लगी है उसकी भी लागत लगाएंगे, बीज वगैरह जब सब लगाएंगे उसमें तो लागत बैठी 2100 में, ये देंगे 1600 का रेट, तो वो 400 रुपया हमारी मजदूरी, तो 400 रुपये किससे लाएंगे? मतलब यही आप एमएसपी की जो मांग है इसी वजह से आप? एमएसपी को अगर इनको ऐसा दिख रहा था अब किसान इकट्ठा होना तो ये लिखित रूप में मोहर मार के एमएसपी को हम पक्का करते हैं। एमएसपी पे पूरे देश का माल खरीदेंगे। क्या इन्होंने एक भी जमाने से निकाली, एक भी वादा करा? किसान को हम घाटा नहीं होने देंगे, ऐसा लिख के दिया। किसान को अगर घाटा होता है तो किसान पे जो बिजली का बिल, सरचार्ज, फलाना चार्ज और टैक्स लगा रखे हैं उसको हम माफ़ कर देंगे। आधे पैसे में बिजली देंगे, डीजल ही आधे पैसे में देंगे। और किसान का खेत देख लें, इतनी खेती है इस पे, इस खेती के आधार पे जो बनता है आधे पैसे पे दे दे। जब इन पे मोहर नहीं लगाई तो अपने फायदे पे मोहर लगाए, किसान क्यों मानेगा जब इन्होंने किसान की नहीं मानी? मतलब ये है कि
मैं समझ रहा हूँ किसानों की समस्याएं बहुत गंभीर हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो सरकार से कहना चाहते हैं। ज़रूरत है सरकार में और किसानों में एक दूसरे की समस्या को समझने की, और मुझे लगता है कि सरकार की ज़िम्मेदारी है, सरकार पे पावर होने की वजह से सरकार की ज़िम्मेदारी है कि सरकार किसानों की समस्याओं को समझे और उनको समाधान करने के लिए आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने आज कह ही दिया है कि तीनों कृषि बिल को निरस्त करती है, वो रोकती है, रोक लगाती है। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है।